हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 5वें पार्ट को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो ऑप्शन ए आपका है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, ऑप्शन बी है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन सी है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन डी है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश बेहतर समझता है। तो विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा आपका इंद्रियों के प्रयोग के बारे में सीखता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बेहतर तरीके से सीखता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास डैश है। तो ऑप्शन ए आपका है रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया। तो यह आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि विकास क्या है। तो विकास आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे के द्वारा बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वातावरण के अनुसार खुद को ढालना कहलाता है। वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है सामीकरण, ऑप्शन बी है समायोजन, ऑप्शन सी है अनुकूल, ऑप्शन डी है सहकारिता। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हमें बताना है कि किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लॉरेंस ने। तो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया। तो लॉरेंस ने दिया। आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से है। तो इसका संबंध आपका किशोरा अवस्था से है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार डैश द्वारा रखा गया। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसके द्वारा दिया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाई गोत्स्की द्वारा यह विचार दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। हमें बताना है कि सामाजिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाई गोत्स्की। तो आपका सामाजिक विकास का सिद्धांत भी आपका वाई गोत्स्की द्वारा दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की है। तो इसका भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा वाइगोत्स्की ही होगा।
हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो वाइगोत्स्की द्वारा आपका अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए? ऑप्शन ए है पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन बी है धैर्य एवं दृढ़ता, ऑप्शन सी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन डी है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता। तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? तो टीचर के पास आपका धैर्य होना चाहिए और दृढ़ता होना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते हैं, उनको समझाने में दिक्कत होता है। तो इसलिए टीचर के अंदर अगर धैर्य है, दृढ़ता है, दृढ़ संकल्प है कि हमें पढ़ाना है, तो बच्चे को एक बार, दो बार, तीन बार बताएंगे तो क्या होगा, बच्चे आसानी से उसको समझ जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षण की अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है? शिक्षण की अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो ऑप्शन ए आपका है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ऑप्शन बी है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन सी है रटने को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन डी है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। हमारा प्रश्न था कि शिक्षण की अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर क्या कर सकते हैं, शिक्षण की अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। हमें बताना है कि इनमें से जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रगतिशील विद्यालय। प्रगतिशील विद्यालय आपका लैब विद्यालय का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ऑप्शन ए है ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ऑप्शन बी है ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर होते हैं, ऑप्शन सी है निष्क्रिय नकलची के रूप में देखते हैं, ऑप्शन डी है केवल निष्क्रिय श्रोता होना चाहिए। तो निष्क्रिय श्रोता नहीं होना चाहिए, उसके बाद निष्क्रिय नकलची भी नहीं होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने में अग्रसर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ऑप्शन ए आपका है व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में, मुख्य रूप से शिक्षक से, तो केवल शिक्षक से नहीं सीखते हैं, उसके बाद व्यक्तिगत रूप से भी नहीं सीखते हैं, समूह में भी केवल नहीं सीखते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? हमें बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता को बताना है। तो ऑप्शन ए आपका है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। तो केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होकर हम क्या कर सकते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी आपका है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। तो यह हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है कि बच्चों के अनुभवों की प्रमुखता देना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए आपका है योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। उसके बाद ऑप्शन बी है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी है अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, ऑप्शन डी है अध्यापक के पक्ष पर असफलता। तो हमारा प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आपका प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए आपका है परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। ऑप्शन बी है करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन सी है थीमेटिक, उसके बाद नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुद से करके सीखना या परियोजना विधि द्वारा या सहयोग से सीखना। तो यह हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है। तार्किक गणितीय बुद्धि डैश से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा है द्विकारक सिद्धांत। ऑप्शन बी है समूह कारक सिद्धांत। ऑप्शन सी है पदानुक्रमिक सिद्धांत। ऑप्शन डी है बहुबुद्धि सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुबुद्धि सिद्धांत। तो तार्किक गणितीय बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्न में से किसने दिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बीने ने। तो बीने द्वारा आपका बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। निम्न में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए हमारा है वंशानुगत कारक। ऑप्शन बी है वातावरण कारक। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक कौन है। तो वंशानुगत कारक भी आपका है और वातावरणीय कारक भी है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि वंशानुगत कारक और वातावरण कारक दोनों क्या है, बुद्धि को निर्धारित करने वाला कारक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रा के दौरान होता है। हमें बताना है कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए आपका है स्थानीय बुद्धि। ऑप्शन बी है भाषाई बुद्धि। ऑप्शन सी है शारीरिक गति बुद्धि। ऑप्शन डी है सांगीतिक बुद्धि। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्थानीय बुद्धि। तो अंतरिक्ष यात्रा के दौरान आपका स्थानीय बुद्धि का प्रयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से निर्भर होती है, यह कथन किसका है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से निर्भर होती है, यह कथन किसका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हावर्ड गार्डनर का। तो प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से निर्भर होती है, यह कथन हावर्ड गार्डनर का है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो एक कारक सिद्धांत आपका टर्मन द्वारा दिया गया। उसके बाद आपका है तरल तथा ठोस बुद्धि सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो यह थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, द्विकारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन द्वारा दिया गया। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन द्वारा दिया गया। तो आप तीनों को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। परिपक्वता का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है भाषा विकास से। ऑप्शन बी है सृजनात्मकता से। ऑप्शन सी है मूल्यांकन से। ऑप्शन डी है समावेशी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा विकास से। तो परिपक्वता का सिद्धांत का संबंध भाषा के विकास से है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है। तो ऑप्शन ए है आपका कहानी सुनकर। ऑप्शन बी है प्रश्नोत्तर के माध्यम से। ऑप्शन सी है अनुकरण द्वारा। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिएगा, कहानी सुनना, उसके बाद प्रश्नोत्तर माध्यम से, अनुकरण, इन सभी विधियों द्वारा हम भाषा को सीख सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि इन सभी तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं। तो इस तरह हमने
बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।